यह वीडियो नंबर 18 है इतिहास सीरीज का। इससे पहले भी 17 वीडियो इतिहास में कई सारे वीडियो और भी सब्जेक्ट में बाकायदा प्लेलिस्ट बना करके और वहां पर अपलोड किया गया है, तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, दोनों जगह दिया हुआ है। आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगा यह भी। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हम डिस्कस कर रहे थे। करा अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत में था, तो ऐसा अभिलेख था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यहाँ व्याख्या में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में अधिकार था। प्रमाण उसके अभिलेख में नहीं है, बल्कि रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है उस शिलालेख से हमें पता चल रहा है। जूनागढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पश्चिमी प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त वैश्य को सौराष्ट्र प्रांत में एक झील निर्माण करने की आज्ञा दी। यही झील सुदर्शन झील के नाम से इतिहास में विख्यात है। इस झील का निर्माण कार्य सम्राट अशोक के काल में उनके गवर्नर तुस्याप, यहाँ लिखा है तुसास्प, के समय में हुआ और यहाँ से नहर निकाली गई। रुद्रदमन के समय में इसका बांध टूट गया और जिसकी मरम्मत रुद्रदमन ने अपने राज्यपाल सुविशाख से करवाया। स्कंदगुप्त ने भी इस बांध का मरम्मत कार्य किया था। तो यह बार बार प्रश्न पूछा गया, इसलिए यहाँ व्याख्या में बताया गया है। प्रश्न कर रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो उस समय सौराष्ट्र का राज्यपाल ऑप्शन नंबर सी वैश्यपुष्य गुप्त थे। वैश्यपुष्य गुप्त। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का उल्लेख है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? तो ऑप्शन नंबर ए मौर्य। मौर्य राजवंश के लोग पश्चिम में दूर देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे। यहाँ बता रहा है कि मौर्य राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सीरिया के शासक सेल्यूकस ने अपना राजदूत मेगस्थनीज मौर्य दरबार में भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने डायमेकस नामक एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। यह मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है। अशोक के अभिलेखों में भी एंटियोकस नामक सीरियाई नरेश का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? तो मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त और यहाँ पर बताया गया है चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और अन्य नाम था कौटिल्य और विष्णुगुप्त। वे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंद वंश का विनाश कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति की बुक है। अब यह कह रहा है कि जो अर्थशास्त्र है यह राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति का महान ग्रंथ है। प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसने सेंड्रोकोट्टस किसका नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य का। और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? तो ऑप्शन नंबर बी जस्टिन ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के भेंट का उल्लेख। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत के राजनीतिक मंच पर ऐसा व्यक्ति प्रकट हुआ जिसका नाम चंद्रगुप्त था। जस्टिन आदि यूनानी विद्वानों ने इसे सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान भारतीय ग्रंथों में चंद्रगुप्त से हुई। यह पहचान भारतीय इतिहास के तिथिक्रम की आधारशिला बन गई। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था,
जिसमें मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल था। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? तो ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। फिर से पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? तो जो श्रवण बेलगोला है, कर्नाटक में है यह शहर। तो यहाँ पर अंतिम समय में संथारा के थ्रू अपना इन्होंने अंतिम लीला समाप्त किया था। व्याख्या में बताया जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईसा पूर्व में राज्यारोहण किया। मेगास्थनीज उनके साम्राज्य में आने वाला यूनानी राजदूत था। उनका मंत्री चाणक्य था। ग्रंथ राजावली कथा में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र सिंहसेन को सिंहासन सौंपकर चंद्रगिरि पर्वत श्री श्रवण बेलगोला चला गया और वहीं पर संलेखना पद्धति द्वारा अपने जीवन का अंत कर दिया। संलेखना पद्धति बेसिकली यह होता है कि अन्न और जल को त्याग करके मृत्यु की प्रतीक्षा करना। तो संलेखना पद्धति यह होता है और जैन धर्म में इसे अपनाया जाता है। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, अशोक के अभिलेख से यह पता चलता है। अशोक के रुमनदेई लघु स्तंभ लेख अन्य सभी अभिलेखों से सर्वथा भिन्न है। इसे अशोक ने किसी भी रूप में धर्म का उल्लेख न कर कतिपय ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख मात्र किया है। हमें ज्ञात होता है इससे कि जिस क्षेत्र में यह स्तंभ स्थापित है यह क्षेत्र लुम्बिनी है जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ और कुछ बताया गया है कि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्म स्थली को पत्थर की विशाल दीवार से घिरवाया था और एक स्तंभ स्थापित किया था। अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को बलिकर को समाप्त कर दिया और भाग कर को घटाकर 1/8 कर दिया। यानी लुम्बिनी गांव में कर, जो बलि कर है, किसी चीज़ को, किसी जानवर को मारने पर जो बलि लगाई जाती थी, उसे समाप्त किया था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो बहुत आसान है, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई। पत्थर पर उत्कीर्ण प्राचीनतम शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं। अनुराधापुर के प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है। अनुराधापुर से पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा में थे। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला तो वह है अनुराधापुर। ऑप्शन नंबर बी सही है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 वर्ष के बाद। यहाँ बताया गया कि 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त कर लिया। अशोक महत्वाकांक्षी शासक था। राज्याभिषेक कब होता है? 269 ईसा पूर्व में, और कलिंग का युद्ध हो रहा है 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध ने अशोक को अहिंसा और धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित कर दिया था। कई सारे लोगों की वहाँ मृत्यु हुई और विशाल युद्ध को देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। यहाँ कह रहा है कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। श्रीलंका में अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। गुर्जरा दतिया एमपी में और कालसी देहरादून उत्तराखंड में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी, अशोक के शिलालेख के कारण। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मध्य प्रदेश का दतिया जिला है, वहाँ पर गुर्जरा लघु शिलालेख है। निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला? तो श्रीलंका से कोई अभिलेख नहीं मिला। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख।
यहाँ लिखा है कि निगाली सागर स्तंभ अभिलेख में लिखा है कि 14 वर्ष से अभिषिक्त देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने पूर्व बुद्ध कनक मुनि का स्तूप का आकार बढ़ाकर दोगुना करवाया और अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद अभिषिक्त राजा ने स्वयं आकर पूजा की और शिला स्तंभ स्थापित कराया। अशोक ने अपने 7वें शिलालेख में अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है। अशोक ने ही सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट कह रहा है कि सारनाथ का मतलब जो सारनाथ स्तंभ है इसका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। और कह रहा है कि शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना। तो ऑप्शन नंबर डी, 7वें शिलालेख में अल्प व्यय और अल्प संग्रह को धम्म यानी धर्म का अंग माना है। नेक्स्ट कह रहा है अशोक द्वारा द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो द्वादश शिलालेख यानी 12वां शिलालेख ऑप्शन नंबर सी सही है कि धार्मिक उदारता का और सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि का आदर्श प्रस्तुत करता है। कई बार प्रीवियस में पूछा गया यह प्रश्न है। व्याख्या में कह रहा है कि धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने विभिन्न शिलाओं और स्तंभों के ऊपर सिद्धांतों को उत्कीर्ण करवाया। ये लेख उसके साम्राज्य में प्रत्येक कोने पर लगवाए गए थे। उसके दीर्घ शिलालेख 14 बातों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अपने शिलालेख के 12वें लेख में अशोक कहता है कि सभी संप्रदायों की वृद्धि हो, सबका मूल संयम है, लोग अपने संप्रदाय की प्रशंसा एवं दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, केवल ब्राह्मी में लिखे हैं अशोक के स्तंभ। अशोक के सभी स्तंभ लेख, सभी गुहालेख और अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में का ही प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि का। कुछ वृहद शिलालेख और कुछ लघु शिलालेख में खरोष्ठी, अरामाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तर पश्चिम भाग में उत्कीर्ण अशोक के अभिलेख अरामाइक और ग्रीक खरोष्ठी लिपि में है। अशोक का जो 5वां शिलालेख है धम्म महामात्र की नियुक्ति का उल्लेख करता है। पृथक कलिंग शिलालेख 1 में अशोक घोषणा करता है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। गुर्जरा, मास्की, नेट्टू, उर्गेलम अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा सभी मनुष्य मेरी प्रजा या मेरी संतानें हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, पृथक कलिंग शिलालेख में ऐसा घोषणा किया है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। प्रश्न कह रहा है कि अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राज आज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? तो अशोक ने क्या किया था? ऑप्शन नंबर डी, अरामाइक, ग्रीक और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था उत्तर पश्चिमी भाग में जो उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, गुर्जरा में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। कह रहा है कि अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धम्म महामात्रों की भूमिका का उल्लेख करता है? तो शिलालेख जो 5वां शिलालेख है वह धम्म महामात्रों की भूमिका का उल्लेख करता है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट होगा यह। कह रहा है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा मुख्य जो शिलालेख है वहाँ पर दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि अशोक ने अपने दूसरे मुख्य शिलालेख में कहा कि मैंने अपने साम्राज्य की सीमा पर स्थित पड़ोसी शक्तियों, जिसमें दक्षिण में क्रमशः चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, केरल में चेर, ताम्रपणी एवं उनके पड़ोसी राज्यों में 2 प्रकार की चिकित्सा का प्रबंध किया है, मानव एवं पशु चिकित्सा। अतः दूसरे शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का नाम उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था?
ऑप्शन नंबर ए फ्लीट। इतिहासकार फ्लीट अशोक के धम्म को राजधर्म मानते हैं, जबकि राधा कुमुद मुखर्जी ने धम्म को सभी धर्मों की साझा संपत्ति बताया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने। सहिष्णुता, उदारता और करुणा, इसे त्रिविध कहा गया था। त्रिविध आधार पर अशोक ने राजधर्म की स्थापना की। निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया? तो अशोक ने किया था। प्रश्न पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 थी। पाटलिपुत्र का जो प्रशासन संभालता था उसमें 30 सदस्य थे। यह एक समिति था। यहाँ बताया गया है कि मौर्य युग में प्रमुख नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी, जिसका प्रमुख नागरक अथवा पूर्व मुख्य कहा जाता था। मेगस्थनीज ने अपनी ग्रंथ इंडिका में पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। पहली समिति विभिन्न प्रकार के औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी। दूसरी समिति विदेशी यात्रियों के भोजन, निवास और चिकित्सा आदि का प्रबंध करती थी। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। चौथी समिति थी नगर के व्यापार वाणिज्य का देखरेख करती थी। 5वीं उद्योग समिति थी, जो बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी तथा मिलावट के अपराध में व्यापारियों को दंड दिलाती थी। और 6वीं समिति कर समिति थी, जो क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलती थी। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मेगस्थनीज की इंडिका है जो नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर रहा है मौर्य समाज के। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जो एग्रोनोमई अधिकारी हैं वह मार्ग निर्माण से संबंधित हैं। ऑप्शन सी सही है। व्याख्या में क्या कह रहा है कि मौर्य काल में जिले का प्रमुख कौन था? आहारपति कहलाता था वह, जिसे मेगस्थनीज ने एग्रोनोमई कहा। यह सड़क निर्माण का भी अधिकारी था। माप तौल के जो अधिकारी थे उन्हें पौतवाध्यक्ष तथा राजस्व प्रबंधन के जो अधिकारी थे उन्हें समाहर्ता कहा जाता था। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को अकाराध्यक्ष कहा गया है। अब अर्थशास्त्र में फिर पूछ लिया कि खानों के अधीक्षक को क्या कहा गया है? तो अकाराध्यक्ष कहा गया है। पौतवाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी माप तौल के अधिकारी थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मौर्यन मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? तो समाहर्ता था। व्याख्या में हमने देख रखा है। मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किससे किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी जौगढ़ से। कलिंग विजय के उपरांत सम्राट अशोक द्वारा कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित करवाए गए। इसमें उत्तरी केंद्र की राजधानी तोसली थी और दक्षिणी केंद्र की राजधानी समापा, जिसे जौगढ़ के रूप में पहचाना गया, जबकि तोसली को धौली के रूप में पहचाना गया। आधुनिक धौली और जौगढ़ से पृथक शिलालेखों में सम्राट अशोक द्वारा तोसली और समापा के महामात्यों को संबोधित करते हुए कहा गया है कि सम्राट का आदेश है कि प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार हो। इस अभिलेख के आधार पर ही धौली और तोसली तथा समापा को जौगाड़ के रूप में पहचाना जा सकता है, यानी धौली को तोसल के रूप में और समापा को जौगाड़ के रूप में। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो तुसास्प नाम है जो सौराष्ट्र के गवर्नर थे। यहाँ बताया गया है कि सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर यवनराज तुसास्प था।
सुविशाख रुद्रदामन के काल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य का 7वां अंग मित्र है। अन्य अंग हैं स्वामी, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद व बल। फिर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार 7वां अंग मित्र होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर पूछ रहा है कि संस्था शब्द का संबंध है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो संस्था ऑप्शन नंबर बी गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। फिर से पूछ रहा है नेक्स्ट प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था, तो यह मौर्य साम्राज्य ही था। मौर्य का जो शासनकाल है, भारतवर्ष का सीमा विस्तार हुआ मौर्य के शासनकाल में। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से मैसूर तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में अपरांत तक अर्थात अरब सागर तक था। इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहते थे, जो प्रथम लघु शिलालेख में प्रयुक्त हुआ है। अपने साम्राज्य के संबंध में अशोक का उद्गार इस प्रकार है: महालबो हिविजिते महते ही विजये सब पुटवियम, सर्व पृथ्वी सब पुटवियम मतलब होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौर्य काल में दंड विधान थे। ऑप्शन नंबर ए काफ़ी कठोर थे। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि दंड विधान मौर्य काल में कठोर थे। सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माना होता था और इसके अतिरिक्त कैद होता था, कोड़ा भी मारा जाता था, अंग भंग करा जाता था और मृत्युदंड भी दे दिया जाता था। कारीगरों की अंग क्षति करने पर मृत्युदंड किया जाता था। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबा करके मृत्युदंड दिया जाता था। जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था, वहाँ जल, अग्नि तथा विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थीं। प्रश्न कह रहा है कि अशोक के शासन काल में कुमार कहाँ नियुक्त हुए थे, तो कुमार नियुक्त थे ऑप्शन नंबर ए सही है, तक्षशिला, तोसल और उज्जैनी में। प्रशासन की सुविधा के लिए अशोक का विशाल साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। उसके अभिलेख में 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं: उत्तरापथ जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, अवंतिरट जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग जिसकी राजधानी थी तोसली, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी और प्राच्य अथवा पूर्वी प्रदेश जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। राजनीतिक महत्व के प्रांतों में राजकुल से संबंधित व्यक्तियों को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता था। उन्हें कुमार तथा आर्यपुत्र कहा जाता था। तक्षशिला, सुवर्णगिरी, तोसाली एवं उज्जैनी में इस प्रकार के कुमारों की नियुक्ति की गई। मौर्य काल में राजुक अधिकारियों का एक वर्ग था। अब यहाँ पर पूछ लिया राजुक कौन थे, तो अधिकारियों का एक वर्ग ऑप्शन नंबर बी मौर्य शासन में अधिकारी। मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख किस में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मेगास्थनीज की इंडिका में। यहाँ बताया गया है कि यूनानी शासक सेलुकस का दूत मेगास्थनीज मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज का वर्णन अपने ग्रंथ इंडिका में किया है। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि मौर्य युग में शांति तथा समृद्धि व्याप्त थी, जनता पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर थी तथा भूमि बड़ी उपजाऊ थी। लोग नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट थे तथा सादगी जीवन व्यतीत करते थे। भारतीय साहसी, वीर और सत्यवादी होते थे। उनकी वेशभूषा साधारण थी। गेहूं और जौ प्रमुख खाद्यान्न थे। मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 वर्ग थे: दार्शनिक, कृषक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। मेगास्थनीज ने ब्राह्मण साधुओं की प्रशंसा की है। उनके अनुसार भारतीय यूनानी देवता डायनोसस तथा हेराक्लीज की पूजा करते थे। वस्तुतः इसका शिव तथा
कृष्ण की पूजा से तात्पर्य है। मेगस्थनीज के अनुसार प्राचीन काल में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मेगस्थनीज की इंडिका में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी, सोहगौरा ताम्रपत्र। सोहगौरा अभिलेख से ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख मिलता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके। सोहगौरा गोरखपुर में अवस्थित है। मधुवन ताम्रपत्र हर्ष से दामोदरपुर ताम्रपत्र गुप्त शासक कुमार गुप्त एवं पूना ताम्रपत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से संबंधित है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता अध्यक्ष का संबंध था, तो सीता अध्यक्ष का संबंध था कृषि से। ऐसे भी याद कर सकते हो, एक सीताफल होता है जिसे हमारे यहाँ कद्दू कहते हैं, तो कद्दू भी क्या है, खेती की जाती होगी, तो इसी से कृषि। यहाँ बताया गया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल से संबंधित 27 अध्यक्ष का उल्लेख है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि से तात्पर्य राज्य द्वारा जोती जाने वाली भूमि से है। इसमें से कुछ प्रमुख हैं जो अध्यक्ष थे, उनका क्या काम है यह बताया गया है। जैसे लक्षणा अध्यक्ष, यह मुद्रा और टकसाल यानी पैसे वाले अधिकारी होते थे और सिक्के जारी करने का अधिकार लक्षणा अध्यक्ष के पास था। एक है पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष कौन थे, यह मापतौल के अधिकारी थे। एक हैं अकरा अध्यक्ष, खानों से संबंधित थे यह। और सीता अध्यक्ष क्या थे, कृषि विभाग के अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष थे चारागाहों का अध्यक्ष। सोना अध्यक्ष कौन थे, तो बूचड़ खाने का अध्यक्ष। और गणिका अध्यक्ष वेश्याओं के निरीक्षक होते थे। और मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष होते थे। तो यह याद कीजिएगा, कूट और मिलान से संबंधित प्रश्न इससे पूछते हैं। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि सार्थवाह किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। प्राचीन काल में रास्ता दुर्गम होने के कारण व्यापार करना कठिन था, अतः व्यापारी सार्थवाह के रूप में व्यापार करते थे, जो एक प्रकार का व्यापारियों का काफिला होता था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीयों या जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लोग रहते थे। वस्तुतः सार्थवाह व्यापारियों का समूह था और सार्थ व्यापारिक प्रधान। मौर्य काल में अदेव मात्रक भूमि से तात्पर्य वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप की एक इकाई थी। यहाँ फिर प्रश्न पूछ लिया कि अदेव मात्रक भूमि क्या थी। तो ऑप्शन नंबर ए, जहाँ बिना वर्षा के अच्छी खेती हो जाए। द्रोण क्या है, माप की, किस चीज़ के माप की। तो ऑप्शन नंबर बी, अनाज के माप के लिए द्रोण का यूज होता था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया। तो मेगास्थनीज के स्थान पर डायमेकस आया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ बताया गया है कि बिंदुसार के समय भी भारत का पश्चिमी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की सभा में भेजा था, राजसभा में। वह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। प्लिनी हमें बताता है कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोशियस नामक एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन स्वरूप है। तो ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही मिलते हैं। इसी ब्राह्मी लिपि को हम आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कह सकते हैं। ब्राह्मी के अलावा भी अशोक ने खरोष्ठी तथा आरामाइक लिपियों में अभिलेख खुदवाए हैं, लेकिन ये संख्या में कम हैं
और देश के पश्चिमोत्तर भाग में पाए जाते हैं। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। कह रहा है कि सांची का स्तूप मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया। अशोक ने स्तूप निर्माण को प्रोत्साहित किया। बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। सांची एवं भरहुत के स्तूपों का मूल रूप से निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूर विदिशा के समीप स्थित है। इसकी खोज 1818 ईस्वी में जनरल रायलट द्वारा की गई थी। यहाँ एक बड़ा और 2 छोटे स्तूप हैं। यह स्तूप ईंटों का बना था, इसमें लकड़ी की बाड़ थी। सांची का स्तूप अशोक द्वारा निर्मित स्तूपों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चंपारण में अशोक द्वारा स्थित लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ लेख सबसे सुरक्षित स्तंभ लेख है। तो फिर से यह प्रश्न पूछ लिया कि अशोक द्वारा सबसे सुरक्षित स्तंभ, तो लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था, ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र का। तो पाटलिपुत्र के पुरातात्विक स्थल का एक क्षेत्र था बुलंदीबाग। यह मुख्य रूप से स्मारकीय पाटलिपुत्र राजधानी की खोज के लिए जाना जाता है, जिसका पता 1895 ईस्वी में L.A. वाडेल द्वारा लगाया गया था। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बराबर पहाड़ के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन थे? लाभान्वित होने वाले कौन थे? राज्य नहीं, तो आजीवक थे। यहाँ बताया गया कि यद्यपि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अनुयायी था, तथापि अपने विशाल साम्राज्य में उसने कहीं भी दूसरे धर्म या संप्रदाय के प्रति अनादर या असहिष्णुता प्रदर्शित नहीं किया। उसने बराबर गया जिला में है कि पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के लिए कुछ गुफाएं निर्मित करवाई। अशोककालीन बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। प्रथम का निर्माण अशोक ने अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में तथा द्वितीय का 19वें वर्ष में करवाया। यानी इसको अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में करवाया था और कर्ण चौपड़ को 19वें वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से बाघ गुफाएं किसमें स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नदी के किनारे स्थित हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में डेंजरफील्ड ने की थी। इन गुफाओं का संबंध लौकिक चित्रकला से है। निम्नलिखित में से कौन महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी महानंदिन जो है यह महाबोधि वंश में वर्णित 9 नंदों में से नहीं है। यहाँ बताया गया है कि जो 9 नंद हैं, उग्रसेन, महापदम नंद, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल गोविसानक, दशासिद्धक, कैवर्त, घनानंद। अतः स्पष्ट है कि नंद वंश में महानंदिन नहीं है। महापदम नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध साम्राज्य पर 344 ईसा पूर्व में अधिकार प्राप्त कर लिया। पुराण में उसे महापदम तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया। पुराण के अनुसार नंद वंश का प्रथम राजा महापदम नंद था। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी
खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा कलिंग से उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो ऑप्शन नंबर डी है, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए खुले थे। मौर्य काल में तक्षशिला के जो प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे यह शूद्रों के लिए नहीं थे। यहाँ बताया जा रहा है कि एक जातक कथा में उल्लेखित है कि एक आचार्य से 103 विद्यार्थी धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे। आचार्य के यहाँ क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य के साथ साथ दर्जी और मछली मारने वाले निम्न जाति के लोग भी शिक्षा ग्रहण करते थे, जो उस युग की जाति व्यवस्था के निचलेपन की ओर भी इंगित करता है, लचीलेपन की ओर भी इंगित करता है। थोड़ा सा यहाँ लिखावट समझ में नहीं आ रहा था। नेक्स्ट मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित शासकों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ऑप्शन नंबर डी, खारवेल का। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया। उसने निर्वाह के लिए प्रभूत दान दिए, उनके रहने के लिए आरामदायक निवास बनवाए। हाथी गुम्फा लेख का प्रमुख उद्देश्य उदयगिरि पहाड़ी पर बनवाए गए ऐसे ही भिक्षु आवासों का विवरण सुरक्षित रखना था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रंग महल संस्कृति संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी, कुषाण युग से। रंग महल संस्कृति कुषाण युग से संबंधित है। रंग महल भीलवाड़ा जिला राजस्थान का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ के उत्खनन से कुषाण युगीन जानकारी प्राप्त होती है। इस स्थल से प्राप्त मृद भांड पर गहरे लाल, गुलाबी आदि पालिश किए हुए हैं। कुषाण शासकों के सिक्के, मिट्टी और मोहरे भी प्राप्त हुई हैं। प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश को भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कुषाण को पहली बार सोने का सिक्का जारी करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अब यहाँ व्याख्या देख लेते हैं कि कुषाण शासक विम काटफिसेस ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यवनों ने चलाए थे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या लेख में। व्याख्या में बताया जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग 184 से 75 ईसा पूर्व के विषय में जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसे संपन्न कराने का श्रेय पतंजलि को है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रश्न कर रहा है कि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्यात प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय में वह फले और फूले? तो ऑप्शन नंबर सी, शुंग में। शुंग कला के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जैसे ही नहीं आएगा आपको घेराबंदी कर देना है इसकी। तो शुंग कला के संबंध में 3 सही है और 1 गलत है। पहला कह रहा है कि इसमें जातक कथाओं का अंकन है, तो यह सही है। इसमें लोक धर्म का अंकन है, यह भी सही है। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का अंकन है, सही है। इसमें बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन है, यह गलत है। यानी शुंग कला के संबंध में बुद्ध का अंकन मनुष्य के रूप में नहीं है। व्याख्या में कह रहा है कि शुंग काल तक बौद्ध धर्म हीनयानी था, अतः बौद्ध कला में कहीं भी बुद्ध की मूर्ति का प्रदर्शन नहीं हुआ। भगवान बुद्ध की उपस्थिति
धर्म चक्र, छत, जातक कथा, पद चिन्ह, स्तूप इत्यादि द्वारा प्रदर्शित की गई है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है, मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। उनके ग्रंथ मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र कहा गया है। इसमें कुल 2694 श्लोक है। यह लौकिक संस्कृत भाषा में पदात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसका रचना काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना गया। मनुस्मृति में चारों वर्णों की तुलनात्मक जानकारी दी गई है तथा इससे जुड़े बहुत सारे नियम, उपनियम और उनके अधिकार व कर्तव्य वर्णित हैं। मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लूक भट्ट ने मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो अमरावती में सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा है, महत्वपूर्ण है इसलिए। अब यहाँ कह रहा है कि आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली थी। यह राजवंश आंध्र वंश और सातवाहन वंश दोनों नामों से विख्यात है। सिमुक का राज्यकाल लगभग 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उसके उपरांत उसका भाई कृष्ण और कृष्ण के उपरांत उसका पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक बना। तीसरा शासक सातकर्णी प्रथम ही सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का मूल संस्थापक माना जाता है। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के कट्टर अनुयायी थे। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की और जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था उसे अग्रहार कहा जाता था। सातवाहनों की पहली राजधानी गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन नामक नगरी थी। कालांतर में सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी अमरावती बनाई। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली व दक्षिण भारत का सबसे पुराना वंश सातवंश है, सातवाहन वंश। प्राचीन नगर धान्यकटक अमरावती का ही प्रतिनिधित्व करता है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सातवाहन राजवंश सबसे पुराना राजवंश था। शक, क्षत्रप, सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था तो 1:10। पश्चिमी क्षत्रपों के यहाँ पाए गए चांदी के सिक्कों की ठीक ठाक तौल 34 से 36 ग्रेन थी और 36 ग्रेन के जैसे सोने को कैरेट में मापा जाता है वैसे ही चांदी को ग्रेन में मापा जाता है। 36 ग्रेन के कारसापड़ में और उस समय के सोने के सिक्के में जो स्वर्ण कहलाता था और 124 ग्रेन का था, विनिमय दर 1:35 की थी। उस काल में चांदी और सोने का अनुपात लगभग 1:10 का था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है। तो सातवाहन के अभिलेखों में भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की रानी नागानिका के नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी थी। सातवाहन वंश के राजा अपने मात्र नामों से लक्षित होते हैं, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी आदि। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी तथा इस राजवंश ने शीशे के सिक्के चलवाए। यह महत्वपूर्ण है। सात वंशों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राजकुल के राजा अपने मात्र नामों से लक्षित होते थे। तो सातवाहन अभी ऊपर दिया गया था, ऑप्शन में बताया गया था।
निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलवाए? तो सातवाहनों ने चलवाए थे। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। अब यह सातवाहन वंश का 23वां महान शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, और अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा। शकों को हराया, क्षत्रिय शासकों के दर्प को चूर किया। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी मां बलश्री के नासिक प्रशस्ति से मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम सातवाहन शासक था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में वह प्रथम सातवाहन राजा कौन था जिसने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था वह। अब कथन और कारण के प्रश्न हैं। कथन में कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी था, और दूसरा कारण कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण तो दिया था, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है उसका विरोधी नहीं था, समर्थक था। पुराणों के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था। वह सातवाहन कुल का महानतम सम्राट था। वह चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोधी नहीं अपितु उसने समाज में वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की। धर्मोपजित कर विनियोग करस विनिवतित चातुवड़ सक रस। नासिक प्रशस्ति में उसे वेदों का आश्रयदाता तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, परंतु वैदिक धर्म का पोषक होते हुए भी वह एक धर्म सहिष्णु शासक था। वह बौद्धों के प्रति उदार था और उनके भिक्षुओं के लिए ग्राम तथा भून दान में दिया था। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यहाँ पर भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, भरतवर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी व्याख्या कि खारवेल कलिंग का शासक था। उसके बारे में अध्ययन का प्रामाणिक स्रोत उसके द्वारा लिखवाया गया हाथी गुम्फा अभिलेख है। यह अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी पर अंकित है। इस अभिलेख के अनुसार वह महावेगवाहन वंश का था। उसे चेदी वंश का भी बताया गया है। खारवेल का जैन धर्म की ओर भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार खारवेल 15 वर्ष की अवस्था में युवराज बना और 24 वर्ष की अवस्था में सत्ता प्राप्त की। खारवेल ने कलिंग नगर का जीर्णोद्धार कराया था। इसने मूशिक नगर पर आक्रमण किया। खारवेल ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया। अतः स्पष्ट है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, इक्ष्वाकु राजवंश को श्री पर्वतीय कहा गया है। अब इक्ष्वाकु वंश के जो संस्थापक थे श्री शांत मूल थे। इस वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय या आंध्रभृत कहा गया है। इक्ष्वाकु का शासन कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में था। ये सातवाहनों के सामंत थे। इस वंश की विशेषता थी कि इक्ष्वाकु शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु इनकी रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वाकाटक नरेश प्रवरसेन प्रथम एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण था जिसने 4 अश्वमेध तथा 1 वाजपेय यज्ञ के अतिरिक्त अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रश्न कह रहा है कि गांधीकों ने
सिक्के चलाए, इसका प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी से। गांधिक, जिसका शाब्दिक अर्थ गंध विक्रेता होता है किंतु वास्तविक अर्थ व्यापारी है। गांधिकों के संघ के सिक्के कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्रों में मिलते हैं। त्रिपुरी, माहिष्मति, विदिशा, एरण, माध्यमिक आदि नगरों का उल्लेख भी गांधिकों की ताम्र मुद्रा पर मिलता है। तक्षशिला प्राचीन काल में प्रसिद्ध शैक्षिक केंद्र था। श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल बिताया था। वाराणसी का उल्लेख धार्मिक केंद्र के रूप में होता है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन कर रहा है, हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। और कारण बताया गया है कि आगथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियां अंकित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। व्याख्या में भी यही बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंद यवनों ने आकृति युक्त सिक्कों का चलन चलाया था। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन हिंद यवन, जिसको इंडो ग्रीक भी कहते हैं, शासकों के सिक्कों पर मिलता है। हिंद यवन शासकों के बहुसंख्यक सिक्के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी तथा मध्य भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। पश्चिमी पंजाब तथा सिंधु की निचली घाटी पर डेमेट्रियस ने अपना राज्य कायम किया था। डेमेट्रियस ने अपना राज्य कायम किया था। इन प्रदेशों से उसकी ताम्र मुद्राएं मिलती हैं। इन पर यूनानी तथा खरोष्ठी लिपियों के लेख उत्कीर्ण हैं। बेसनगर से प्राप्त एक मुद्रा पर तिमित्र उत्कीर्ण मिलता है। यूके साइटीज के सिक्के पश्चिमी पंजाब में पाए गए थे। उनमें यूनानी तथा खरोष्ठी लिपियों के लेख मिलते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि ये सिक्के भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में चलाने के उद्देश्य से ही ढलवाए गए थे। हिंद यवन शासक स्ट्रैटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोडोटस प्रथम था? बैक्ट्रिया का शासक था डायोडोटस प्रथम। पार्थिया एवं बैक्ट्रिया यवन राज्य के दो प्रांत थे। एंटियोकस द्वितीय के समय 250 ईसा पूर्व पार्थिया एवं बैक्ट्रिया स्वतंत्र हो गए। पार्थिया का नेता अरसेक्स एवं बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेता डायोडोटस था। अंततः एंटियोकस तृतीय के समय बैक्ट्रिया ने डायोडोटस के नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्त की। इस प्रकार बैक्ट्रिया के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक डायोडोटस था। प्रश्न कह रहा है कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो जो बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस है यह तक्षशिला का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी सही है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस तक्षशिला निवासी था। शुंग वंश के 90वें शासक भागभद्र भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीट्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक है। इस काल में भागवत धर्म का उदय हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। प्रश्न कह रहा है कि कारदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो ऑप्शन नंबर ए ताम्र में। ठीक है, यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि
कारदमक का पश्चिमी क्षत्रप शक शासक थे, जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन किया। इनकी राजधानी उज्जैन थी और इन्होंने अति दुर्लभ ताम्र के सिक्कों का प्रचलन किया था। आगे रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराकर इस वंश का अंत कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्रदामक शब्द का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए, एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। प्रश्न कह रहा है कि किस शासक ने सर्वदायम भगवान बुद्ध की मानव आकृति अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कनिष्क ने ऐसा करवाया था। व्याख्या देख लेते हैं। कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर प्रभा मंडल युक्त बुद्ध की खड़ी प्रतिमा तथा महात्मा बुद्ध अंकित हैं। समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर बीड़ा बजाती हुई आकृतियां चित्रित हैं। हुविस्क एक शैव धर्मावलंबी था। इसकी सर्वाधिक मुद्राओं पर हिंदू देवी देवताओं का चित्र अंकित था। इसमें शिव, उमा, विशाख, कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन कह रहा है कि बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित हैं। और कारण में कह रहा है कि कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ए गलत है, आर सही है कि कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। अब व्याख्या देख लेते हैं। कुषाण सिक्कों पर हिंदू, बौद्ध और ईरानी देवताओं का अंकन प्राप्त होता है। हिंदू देवताओं में सर्वाधिक अंकन शिव का प्राप्त हुआ है। इसके अलावा बुद्ध, माओ, मीरो का अंकन है। जो मीरो हैं यह ईरानी देवता हैं। जैन तीर्थंकर का अंकन कुषाण सिक्कों पर नहीं पाया जाता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 81 ईस्वी। यह अभिलेख जो सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा है, यह अभिलेख बौद्ध धर्म की तत्कालीन अवस्था से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित किया गया। कनिष्क के राज्यारोहण से शक संवत आरंभ होता है। कनिष्क ने पुरुषपुर, पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी है 78 एडी में। और जब राज्यारोहण हो रहा है उसी समय से शक संवत का आरंभ होता है। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। किसने जारी किया था? ऑप्शन नंबर बी सही है, कुषाणों ने। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया, तथापि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूपेण प्रचलित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जा सकता है। कुषाण सत्ता में रोम तथा अन्य पाश्चात्य देशों के साथ भारत के व्यापारिक संपर्क बढ़ जाने के कारण निश्चित माप के सिक्कों की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः कुषाण राजाओं ने विभिन्न आकार प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया। सामान्य घरेलू व्यापार के लिए उन्होंने सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए, जो तत्कालीन आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। कुषाण राजवंश के शासक देव, यह नाम सही से नहीं दिख रहा है तो इसलिए आगे देख लेते हैं, यह बताया गया होगा। यहाँ पर बताया गया है कि मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी कुषाण के शासनकाल में। यही चीज़ें लिखी गई थी जो दिख नहीं रहा था, देवपुत्र। तो यहाँ पढ़ लेते हैं फिर से।
कुषाण राजवंश के शासक देवपुत्र, इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की हैं। और मथुरा मूर्ति, ये नाम यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो अभी प्रश्न में आएगा तो देख लेंगे। और मथुरा मूर्ति शैली का प्रारंभ भी कुषाण ने किया। अब यहाँ प्रश्न में आ जाएगा यहाँ, तो शासक देवपुत्र ने उपाधि धारण करते थे, तो देवपुत्र की उपाधि कुषाण लोग धारण करते थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो ऑप्शन नंबर डी विशाख दत्त थे, जो कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे। यहाँ व्याख्या में कहा जा रहा है कि विशाख दत्त कनिष्क प्रथम के दरबार से संबंधित नहीं था। विशाख दत्त गुप्तकालीन लेखक था। उसकी प्रमुख कृतियाँ मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम है। कनिष्क कुषाण शासकों में सबसे योग्य एवं महान शासक था। इसे शक संवत का संस्थापक माना जाता है, जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कनिष्क के साम्राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया तथा भारत में मगध तक फैली थी। राजतरंगिणी से स्पष्ट होता है कि कश्मीर भी कनिष्क के राज्य का अंग था। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाई थी। मथुरा इसके राज्य की दूसरी राजधानी थी। प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को कनिष्क पाटलिपुत्र से अपने साथ ले गया था। कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन विहार में किया था। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष, पार्स, वासुमित्र जैसे प्रमुख विद्वान रहते थे। महान चिकित्सक चरक कनिष्क का राज्य वैद्य था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। कह रहा है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक अलंकृत करते थे। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के राज दरबार को। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अश्वघोष और वासुमित्र। ठीक है, यानी यहाँ क्या पूछ रहा है कि यहाँ जो दिया हुआ है ना कि अश्वघोष और वासुमित्र कनिष्क के दरबार में प्रमुख विद्वान थे, तो यहाँ यही चीज़ पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? ऑप्शन नंबर डी पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। तो पतंजलि का संबंध पुष्यमुत्र शुंग के दरबार से था, शुंग राजवंश से, ना कि कनिष्क के दरबार से। प्रश्न कर रहा है कि किस कुषाण शासक के सिक्के पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हुविस्क के सिक्कों पर सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर सबसे अधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। इसके सिक्कों पर बुद्ध तथा शिव के अतिरिक्त विष्णु, महासेन, कुमार, विशाख, उमा आदि का भी अंकन मिलता है। उमा के हाथ में कमल अथवा समृद्धि श्रृंग दिखाया गया है। हुविस्क के स्वर्ण सिक्कों की तौल कनिष्क के स्वर्ण सिक्कों के बराबर है। प्रश्न कह रहा है कि ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित है? तो पेशावर में स्थित है, जो कि पाकिस्तान का एक शहर है। नेक्स्ट प्रश्न से पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि भारतीय इतिहास में कनिष्क की ख्याति उनकी विजयों के कारण नहीं, अपितु शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण प्रदान करने के कारण है। उत्तरी बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को के बौद्ध मत में दीक्षित होने की कथा अशोक के ही समान है। हमें ज्ञात होता है कि वह अत्यंत निर्दयी तथा अत्याचारी था, जो बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव से उदार तथा सदाचारी बन गया। किंतु बौद्ध लेखकों के इस प्रकार के विवरण अधिकांशतः काल्पनिक हैं। कनिष्क के सिक्कों तथा पेशावर के लेख के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में बौद्ध हो गया था। पेशावर में प्रसिद्ध चैत्य का निर्माण करवाकर
उसने इस धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। ह्वेनसांग ने पेशावर स्थित कनिष्क विहार का दर्शन किया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा उसका मध्य एशिया और चीन में प्रचार करवाया। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती का उल्लेख रबतक अभिलेख में नहीं है। कनिष्क का रबतक अभिलेख 1993 ईस्वी में अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में सुर्ख कोतल के पास स्थित रबातक नामक पुरास्थल से खोजा गया। इससे हमें कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। इस अभिलेख के अनुसार साकेत, कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो ऑप्शन नंबर सी, कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। कुषाण शासकों ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए, जिससे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासक सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासक विम कडफिसेस ने चलवाए। उसके बाद कनिष्क तथा उसके उत्तराधिकारियों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए। प्राचीन भारत में हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए। विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है, कितने वर्षों का अंतर है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 135 वर्ष का अंतर है। ठीक है। उज्जैन के एक शासक विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया था और कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। इस प्रकार विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। तो भारत में इस समय शक संवत, जो भारत का कैलेंडर है वह शक संवत है। प्रश्न कह रहा है कि भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, हिप्पालस ने भारत के संदर्भ में मानसून की खोज की। ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी दी, जिससे अरब सागर की यात्रा की जा सकती थी और इस प्रकार भारत और पश्चिम एशिया के बंदरगाहों के बीच कम समय लगता था। उत्तर पश्चिम एवं मध्य एशिया में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। तमिल राज्यों का पश्चिम में मिस्र तथा अरब लोगों से तथा पूर्व में मलय द्वीप समूहों और चीन से प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध था। मिस्र के नाविक हिप्पालस ने प्रथम शती ईस्वी में मानसून के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की जानकारी प्राप्त की। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी। इसमें दक्षिण भारत तथा पश्चिमी संसार के बीच व्यापक स्तर पर व्यापार होने लगा। यह व्यापार तीसरी सदी ईस्वी में मध्य तक होता रहा। तीसरी सदी ईस्वी के मध्य तक रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का लाभ भारत के पक्ष में था। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत 78 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ यही बताया गया है कि विक्रम संवत का प्रारंभ 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया। ईस्वी के पश्चात संवत की गणना करते समय प्रत्येक 57 वर्ष और जोड़कर संवत की गणना की जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी? तो ऑप्शन नंबर ए, ओविस्क के मथुरा अभिलेख से। ठीक है। यह पता चलता है कि जो श्रेणियां थीं वह बैंक का काम करती थी। श्रेणियों की भूमिका प्राचीन बैंकों के रूप में थी। कुषाण शासक हुविस्क के शासनकाल में मथुरा अभिलेख में 2 अस्थायी निवेशकों की चर्चा मिलती है। श्रेणियों में किए गए अस्थायी निवेशक सामान्यतः अक्षय निधि कहा जाता था। ठीक है।
अक्षय निवि कौन होते थे? जो अस्थायी निवेशक होते थे श्रेणियों में। अच्छा, श्रेणी किसे कहा जाता था? तो व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन एक भूमि नाप था? भूमि का माप कौन था? ऑप्शन नंबर सी, निवर्तन। ईसा पूर्व प्रथम शती के ऊपरी दक्कन में आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना हुई। इस वंश का संस्थापक सिमुक तथा गौतमी पुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे महान शासक था। सातवाहन शासकों ने पोटीन, सीसे, तांबे और कांसे के सिक्कों का प्रचलन कराया। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा आरंभ की, जिससे कालांतर में सामंतवाद का विकास हुआ। सातवाहन अभिलेखों में उल्लिखित निवर्तन शब्द भूमि माप से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। भीतरी जो अभिलेख है इसका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से नहीं है। ठीक है, भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। बाकी नासिक का संबंध गौतमी पुत्र से, हाथी गुम्फा खारवेल शासक से संबंधित है और गिरनार रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसके बारे में आप जरूर देख लीजिएगा, यह गलत दिया हुआ था तब। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि, और यह आरओ में आया हुआ प्रश्न था। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो जो डिमेट्रियस थे इनका संबंध था हिंद यूनानी, और जो रुद्रदामन थे उनका संबंध था कुषाण से। नहीं, रुद्रदामन का संबंध शक से था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। और गोंडोफर्नीज का संबंध पहलव से था और विम का संबंध कुषाण से था। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ व्याख्या दिया हुआ है, डिमेट्रियस का हिंद यूनानी से संबंध है, रुद्रदामन का शक से, और पहलव से संबंध किसका था? गोंडोफर्नीज का, और कुषाण से संबंध विम का था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण से संबंधित प्रश्न है। यहाँ 2 से 3 ही प्रश्न है, इसे यहाँ देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला, यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह नहीं मान सकते हैं। ठीक है, चौथा नहीं मानेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। सिकंदर मेसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। पिता की मृत्यु के पश्चात 20 वर्ष की आयु में वह शासक बना। पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां इस समय अराजकता के दौर से गुजर रही थी। यह प्रदेश सिकंदर की विजयों के लिए सर्वथा उपयुक्त था। उपयुक्त होगा, यहाँ उपयुक्त लिख दिया गया है। अतः हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में भारत विजय पर सिकंदर निकल पड़ा। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में इस समय अनेक छोटे बड़े जनपद, राजतंत्र एवं गणतंत्र विद्यमान थे। वे पारस्परिक द्वेष व घृणा के कारण किसी भी आक्रमणकारी का संगठित रूप से सामना नहीं कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो ऑप्शन नंबर सी, डाइमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था। बाकी निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस यह सिकंदर के साथ भारत आए थे। निरियाकस, आनेसिक्रिटस तथा अरिस्टोबुलस यूनानी इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आक्रमण पर आए थे। डाइमेकस सीरियाई राजदूत था जो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था, और यह सन भी बताया गया है 298 से 273 ईसा पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने
सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया? ऑप्शन नंबर डी सही है, मस्सगगढ़ की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था। तो यहाँ सेम यही बताया गया है कि यूनानी लेखक के अनुसार सिकंदर के साथ युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद असमक की राजधानी मस्सग की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया और युद्ध में बड़ी संख्या में स्त्रियां भी मारी गई। प्रश्न कर रहा है, निम्न में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए यूनानी थे। व्याख्या में बताया जा रहा है कि यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस कहते थे, अतः आगे चलकर उस पर बसे लोगों को इंडस कहने लगे। आगे चलकर भारत का इसी नाम के आधार पर नाम इंडिया पड़ गया। ठीक है। नेक्स्ट है संगम युग, जिसमें चेर, चोल और पांड्य के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तब इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए वीडियो बड़ा है, लेकिन वीडियो को जल्दी से जल्दी कवर किया गया है। कोई यहाँ वहाँ की इधर उधर की बातें नहीं की गई है, टू द पॉइंट प्रश्नों पर फोकस किया गया है। तो यह आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।